बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे एक मुख्तसर नोटिस पे आए हैं। आज हमारे स्पीकर साहब के साथ जो है ना एक डिटेल मीटिंग हुई है और मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूँ इस डेलीगेशन को, जिसमें अमित डोगर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब कासिम खान सूरी और हमारे दीगर MNS हमारे साथ थे। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है कि ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था। उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स हैं उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डी नोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनका। उनके ख्याल में वो कमज़ोर हलके थे और उन हलकों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमज़ोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट में किसी MNA को इस तरह निकाला गया, जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख़ में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शामूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। और आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी, और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। जावेद हाशमी का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया। आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असम्बली से बाहर हैं, और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क की जो इस वक्त हालत है, माशी हालत को देखें कि रोज़ाना जो है ना ये इंतज़ार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। रोज़ाना ये तमाशा बन रहा है कि जो है ना मुल्क में ये माशी इमरजेंसी दिखा रहे हैं। तो और इस तरह IMF के साथ जो इनकी डीलिंग है, और इस वक्त जो डॉलर की आपको देख रहे हैं कि डॉलर जो है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी जो कब ख़त्म होगी? जब नई लीडरशिप आएगी, जब आप आवाम से मैंडेट लेंगे, जब फौरी इलेक्शन होगी। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ जो है ना ये मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम सादा मुतालबा करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा है कि आप हमें हुकूमत दे। हम कहते हैं कि आप आवाम से रुजू करें, आवाम जो फैसला करे उसको जो है ना इसको एहतराम दिया जाए, आवाम से पूछा जाए कौन उसकी इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 हमने इसके सामने ये सब कुछ रखे हैं, और आप देख रहे हैं कि हुकूमत कैसी हुकूमत है, जो आज़म स्वाति के साथ हुए, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई जमहूरी मुल्क है? क्या इस मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी है? ना इस मुल्क में कोई कानून है, ना आइन के ऊपर कोई चल रहा है।
نہ اخلاقیات، نہ انسانی حقوق، سب کو انہوں نے پامال کر دیا. جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں، عوام سے مینڈیٹ لیں، اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی. سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے. میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا. جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے. 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا. اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے. ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے. تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں. تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے. معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں. آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے. یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے. ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے. یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے. فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں. تیزی سے معیشت گر رہی ہے. آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے. ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہیں، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک. آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا. تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں. ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں. ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ. یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے. یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے. جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی. پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی. 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے، پاکستان تحریک انصاف. تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے، 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں. تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا. معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں. تو یہ کر رہے ہیں. لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر، جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی. تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا. ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں، لوٹیں لوگوں کو دوبارہ. پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے، ان کو الیکشن کمیشن بھیجو. اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور عوام کی جو رائے ہے، جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کی اچھا، میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190
अरब रुपए इन्होंने इस वक्त जो है ना नहीं दे रहे हैं। ये फाटा के फंड्स हैं और ये हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के फंड्स हैं। आप सोच लें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल ये है कि वहाँ तो तनख्वाह ही नहीं अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अब सारी फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, तेरे लोग हैं, आप जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो ताकि नए मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करे। बस हम जो आए थे जी वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था। हम आए हैं आज स्पीकर के पास कि उन 127 में से 11 को आपने पिक एंड चूज़ किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीत गए। अवाम का जो सेंस है वो ये है कि आज मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, नोटिफिकेशन करें ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद साफ शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क की आवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरून मुल्क हैं। ये सिर्फ अपनी 1100 अरब की चोरी बचाने आई थी, NRO 2 ले लिया, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया, मईशत का आज पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको दावत दी है कि आप एक बार फिर कौमी असम्बली में आएँ और अपना किरदार अदा करें, तो क्या इस हवाले से भी PTI सोचेगी कि वापस आना चाहिए अगर वो इस्तीफे नहीं, वो तो आपको पता है दावत भी दिया उधर बिलावल भुट्टो ने धमकी की यानी जिस तरह वो दावत दे रहे हैं ना वो धमकी की लहजे में उन्होंने दावत दी। देखिए हाँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमने हर सूरत में जो है ना फौरी इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद रखनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली भी जो है ना रिजॉल्व होगी और यहाँ से भी हम अपनी रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं करते तो हम अपनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर जो है ना अदालत में जा सकते हैं। हम वो मशवरा करके हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसकी हवाले से क्या आप असम्बली में किसी सूरत में भी आ रहे हैं, चाहे इस्तीफे कबूल हो या ना हो, पार्लियामेंट में आप आ रहे हैं? ये नया इलेक्शन जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। और एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, असद उमर साहब, परवेज़ खटक, शाह महमूद साहब ने भी साथ आना था। 3 बजे एक बड़ी अहम मीटिंग ज़मान पार्क में चेयरमैन साहब ने बुला ली, इसलिए वो सुबह निकल गए और हमारी इस क़यादत इस डेलीगेशन को लीड किया हमारे फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने। तो ये बात बिल्कुल क्लैरिटी है कि सब क़यादत 127 लोग एक पेज पर हैं। ये बताइएगा कि जो अरकान बागी हुए हैं PTI के, उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या वो आपकी इन लिस्ट हैं? नहीं, देखे वो उसका क्या उसने जो पार्टी के साथ किया है उसके लिए दरवाजे बंद किया है, इसके लिए अवाम ने भी दरवाजे बंद किए हैं। इंशाल्लाह ये सामने आएंगे अवाम के तो इनको ये अवाम का सामना नहीं कर सके, ये इबरत का निशान बनेंगे। यानी जी वही कौमी असम्बली सेक्रेटरी हुकाम लेजिस्लेशन के अफसरान आपके सामने बैठे हुए थे, वही उनको मशवरा दे रहे हैं, आपको भी मशवरा दें, क्या कहेंगे? देखिए वो तो उसकी तो ड्यूटी यही है, वो जो स्पीकर होता है उसके साथी होते हैं। उन्होंने जो आर्टिकल हमें पढ़ाए और जो रूल्स पढ़ाए वो हमें पता है और हमने वही आर्टिकल वही रूल्स को बुनियाद बना के जो है ना ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे। ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो इसको क्या रूल लिख देते हैं। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। इमरान खान हमेशा ये कहते हैं दोबारा जारी रहेगा। देखिए हम तो आज अपने अपना मुंह के सामने रखा, अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट कर दी है। अगर वो एक MNAs को बुलाते हैं स्पीकर अपने चैम्बर में, तो क्या आपको खौफ है कि आपके MNA नहीं, वो हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। हम जब आएंगे जब हम साथ मिल के आएंगे। वो क्या करेंगे इसका, एक MNA आएंगे उसका इस्तीफा मंजूर करके बाकी जो है कहीं बाहर चले जाएंगे, 15-20 दिन के बाद दूसरे को बुलाएंगे। ये नहीं टाइम लेंगे, ये नहीं होगा। हमारे रिजिग्नेशन जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे।
लास्ट क्वेश्चन ले ले कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, खान साहब ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि इंतखाबात में वो कुव्वतें जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं, अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग हुई आपके पास? देखिए, हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टूट से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। असद कैसे साहब, कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये अफवाहें या देखिए, मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्या? ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर, ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में उसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? नहीं, देखिए, हमारा कोई राबिता नहीं है। हम हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपोलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह उनकी एपोलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपोलिटिकल रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।